अध्याय 12 चर्च में महिला। हम मौन में बैठ गए। मेरे सवाल सूख गए और डॉन हुआन ने मुझे वो सब कुछ बताया जो उसने सोचा था कि उसे कहने की जरूरत है। शाम के 7 बजे से अधिक नहीं हो सकता था, लेकिन चौक असामान्य रूप से सुनसान था। हवा गर्म थी। इस शहर में शाम को लोग आमतौर पर 10 या 11 बजे तक चौक के चारों ओर घूमते थे। मेरे साथ जो हुआ था उस पर चिंतन करने के लिए मैंने शांति के एक क्षण का लाभ उठाया। डॉन हुआन के साथ मेरा समय समाप्त हो रहा था। वो और उनकी पार्टी एक जादुई सपने को साकार करने के करीब थे, इस दुनिया को छोड़ने और अथाह स्थानों में प्रवेश करने के लिए। सपने देखने के क्षेत्र में मेरी सीमित उपलब्धियों के आधार पर मेरा मानना था कि उनके दावे भ्रामक नहीं थे, लेकिन इसके विपरीत असाधारण रूप से शांत, हालांकि कारण के विपरीत। उन्होंने अनजाने को समझने की कोशिश की और उन्होंने ऐसा किया। डॉन हुआन सही थे जब उन्होंने कहा कि एक क्लैरवोयंट अपने संयोजन बिंदु के एक व्यवस्थित आंदोलन के कारण धारणा को मुक्त करता है, जो कि माना जा सकता है कि सीमा और दायरे का विस्तार करता है। जादूगरों और उनकी पार्टी के लिए सपने ने न केवल किसी भी कथित दुनिया के द्वार खोले, बल्कि उन्हें पूरी जागरूकता में इन दुनिया में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। उनके लिए सपना कुछ अनुभवहीन, अभूतपूर्व था, कुछ ऐसा जो केवल संकेत दिया जा सकता था, जैसा कि डॉन हुआन ने किया था। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने इसे ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधेरे का प्रवेश द्वार कहा था। उनके पास केवल एक ही काम बचा है, मुझे मौत की चुनौती से नीचे लाने के लिए। मुझे खेद है कि डॉन हुआन ने मुझे रिकॉर्ड करने की अनुमति नहीं दी ताकि मैं बेहतर तैयारी कर सकूं। लेकिन वह एक नागल था जो किसी भी महत्व के मामले में पहले से कुछ भी चेतावनी के बिना अचानक या प्रेरणा पर निर्भर करता है। एक पल के लिए मुझे इस पार्क में डॉन हुआन के साथ बैठना और आगे के घटनाक्रम की प्रतीक्षा करना अच्छा लगा। लेकिन फिर मेरी भावनात्मक स्थिरता लुप्त होने लगी और मैं पलक झपकते ही अंधेरे निराशा के कगार पर था। मैं अपनी सुरक्षा, अपने लक्ष्यों, इस दुनिया में मेरी आशाओं, मेरी समस्याओं और चिंताओं के बारे में क्षुद्र विचारों में फंस गया था। हालांकि प्रतिबिंब पर मुझे ये स्वीकार करना पड़ा कि मैंने जो एकमात्र सच्ची चिंता छोड़ी थी, वो डॉन हुआन की दुनिया में मेरे 3 साथियों के लिए चिंता थी। लेकिन ये भी वास्तव में मुझे परेशान नहीं करता था। डॉन हुआन ने उन्हें योद्धा बनना सिखाया जो हमेशा जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने उन्हें हमेशा ये जानना सिखाया कि वे जो जानते हैं उसके साथ क्या करना है। लंबे समय से मुझे परेशान करने वाली पीड़ाओं का अनुभव करने के सभी संभावित सांसारिक कारणों के बाद, मैं केवल अपने लिए चिंता का विषय था। और मैंने खुद को शर्म की छाया के बिना उसे छोड़ दिया। ट्रैक पर एक आखिरी भोग एक मौत की अवहेलना के हाथों मरने का डर है। मैं पेट में ऐंठन की बात से डर गया था। मैंने बदलने की कोशिश की, लेकिन डॉन हुआन हंसे। आप अपने डर में अद्वितीय नहीं हैं, उन्होंने कहा। जब मैं डैड डिफायर से मिला, तो मैंने अपनी पैंट को मुझ पर विश्वास किया। मैंने लंबे समय तक चुप्पी में इंतजार किया। ये मुश्किल क्षण थे। क्या आप तैयार हैं? उसने पूछा। हाँ। उठकर उन्होंने कहा, तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि आप फायरिंग लाइन में कैसे जा सकते हैं। वो चर्च वापस चला गया। मैं आज तक याद कर सकता हूं कि कैसे उसने मुझे इस तरह से घसीटा। मुझे याद नहीं है कि हम चर्च में कैसे पहुंचे, हमने इसमें कैसे प्रवेश किया। फिर मुझे याद है कि कैसे मैंने पहले देखी गई महिला के बगल में एक लंबी पहनी हुई लकड़ी की बेंच पर घुटने टेक दिए थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। हताशा में मैंने डॉन हुआन को खोजने की कोशिश करते हुए चारों ओर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। मैं अंधेरे से बचने वाले बल्ले की तरह चारों ओर उछाल रहा होता अगर महिला ने मेरी बांह पकड़कर मुझे वापस नहीं रखा होता। क्या तुम मुझसे थोड़ा डरते हो? एक महिला ने मुझसे अंग्रेजी में पूछा। मैं खड़ा था जैसे कि उस जगह से चिपके हुए जहां मैंने घुटने टेक दिए। उसकी आवाज यही, उसने तुरंत मेरा ध्यान खींचा।
मैं वर्णन नहीं कर सकता कि उस तेज ध्वनि में क्या था जो मेरी स्मृति के सबसे गुप्त कोनों में घुस गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा इस आवाज को जानता था। मैं गतिहीन रहा, ध्वनि से मंत्रमुग्ध हो गया। उसने मुझसे अंग्रेजी में कुछ और पूछा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो किस बारे में बात कर रही थी। वो मेरी दाईं ओर घुटने टेक गई। मैं समझता हूं कि असली डर क्या है, मैं इसके साथ रहता हूं। मैं बस उससे बात करने वाला था जब मैंने अपने कान में दूध की आवाज सुनी। यह आपकी गीली नस हरमेलिंडा की आवाज है, उन्होंने कहा। केवल एक चीज जो मुझे हरमेलिंडा के बारे में पता थी, वो कहानी थी जो उसने मुझे बताई थी कि कैसे उसे एक ट्रक ने मार डाला था। इस महिला की आवाज ने स्मृति की इतनी गहराई को पुकारते हुए मुझे झकझोर दिया। मैंने एक त्वरित कष्टदायी उत्तेजना का अनुभव किया। मैं तुम्हारी गीली नस हूं, महिला ने धीरे से कहा। कितना असाधारण है, क्या आपको कुछ दूध चाहिए? हंसी ने उसके शरीर को हिला दिया। मैंने शांत रहने के लिए एक अतिरिक्त प्रयास किया, हालांकि मुझे लगा कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से दूर जा रही है और अगले ही पल मैं होश खो दूंगा। मेरे चुटकुलों पर ध्यान न दें, महिला ने धीमी आवाज में कहा। आपको सच बताने के लिए, मैं वास्तव में आपको पसंद करता हूँ। आप ऊर्जा से भरे हुए हैं, आपकी तरह लग रहा है और मैं साथ मिल जाएगा। दो बूढ़े हमारे सामने घुटने टेक दिए। उनमें से एक अचानक घूम गया, हमें अजीब तरह से देख रहा था। उसने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, मेरे कान में फुसफुसाते हुए। मुझे अपना हाथ पकड़ने दो, उसने पूछा। हालांकि उसका अनुरोध एक आदेश की तरह लग रहा था। मैंने आज्ञा मानी और अपना हाथ उसके हाथ में छोड़ दिया, ना का जवाब देने में असमर्थ। मुझ पर आपके विश्वास और विश्वास के लिए धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज ने मुझे एक उन्माद में भेज दिया। उनका तेज इतना असामान्य था, इसलिए बिल्कुल स्त्री। किसी भी परिस्थिति में मैं इसे स्त्री ध्वनि की कोशिश कर रहे पुरुष आवाज के साथ भ्रमित नहीं कर पाऊंगा। यह एक कठोर आवाज थी, लेकिन कर्कश या असभ्य नहीं। यह नंगे पैर के नीचे बजरी की कमी की तरह था। मैंने ऊर्जा के अदृश्य घूंघट को तोड़ने के लिए एक अविश्वसनीय प्रयास किया जो मुझे ढकने के लिए लग रहा था। मुझे लगता है कि मैं सफल हुआ। मैं उठ गया, छोड़ने वाला था, और मैंने इसे किया होगा, लेकिन महिला भी उठी और मेरे कान में फुसफुसाया। भाग मत जाओ, मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत कुछ है। मैं स्वचालित रूप से बैठ गया, जिज्ञासा से रुक गया। अजीब तरह से, मेरा उत्साह अचानक गायब हो गया। मेरा डर भी गायब हो गया। मुझे पूछने का साहस भी था। क्या तुम सच में एक महिला हो? वो एक युवा लड़की की तरह धीरे से चकित हुई, फिर उसने बात की। यदि आप डरते हैं कि मैं एक दुर्जेय व्यक्ति में बदल जाऊंगा जो आपको नुकसान पहुंचाने में सक्षम है, तो आप गहराई से गलत हैं, उसने और भी अधिक कृत्रिम निद्रावस्था में अजीब आवाज में कहा। आप मेरे दाता हैं, मैं आपका सेवक हूं, और मैं आपके सभी पूर्ववर्तियों का सेवक रहा हूं। अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए, मैंने अपने विचारों से व्यक्त किए। कृपया मेरी ऊर्जा ले लो, मैंने कहा। यह आपके लिए मेरा उपहार है, लेकिन मुझे आपसे शक्ति का कोई उपहार नहीं चाहिए। मैंने ऐसा फैसला किया है। मैं बिना कुछ लिए आपकी ऊर्जा नहीं ले सकता, वो फुसफुसाया। मुझे जो मिलता है उसके लिए मैं भुगतान करता हूँ। यह एक सौदा है, बिना कुछ लिए अपनी ऊर्जा देना बेवकूफ़ी है। मैं जीवन भर मूर्ख रहा हूँ, मेरा विश्वास करो, मैंने कहा। बेशक मैं आपको ऐसा उपहार दे सकता हूँ, मुझे इससे कोई समस्या नहीं है। आपको ऊर्जा की आवश्यकता है, इसे ले, लेकिन मुझे जातियों की जरूरत नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मुझे ये पसंद है। शायद, उसने सोच समझकर कहा। एक आक्रामक स्वर में, मैंने पूछा कि वास्तव में, क्या संभव है? शायद मेरी ऊर्जा ले लो या शायद इस तथ्य का अविश्वास कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मुझे ये पसंद है। उसने संतोष से मुस्कुराया और कहा कि वो शायद मेरी ऊर्जा लेगी, क्योंकि मैं इतनी उदारता से इसकी पेशकश कर रही थी, लेकिन उसे भुगतान करना होगा। उसे मुझे समान मूल्य के साथ चुकाना होगा। उसकी बात सुनकर, मुझे एहसास हुआ कि वो बहुत मजबूत और अजीब लहजे के साथ स्पेनिश बोलती है। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को ऐसा कहते नहीं सुना। प्रत्येक शब्द में, उसने शब्दांश के बीच में एक अतिरिक्त स्वर जोड़ा। आपके पास एक बहुत ही असामान्य उच्चारण है, मैंने कहा। वो कहाँ से है? लगभग बाद के जीवन से, उसने कहा और आह भरी।
हमारे बीच संपर्क स्थापित हो गया है। मैं समझ गया कि उसने क्यों आह भरी। वो अनंत काल के सबसे करीब थी, जबकि मैं कुछ अस्थायी था। यही मेरा फायदा था। मृत्यु रक्षक ने खुद को एक कोने में समर्थन दिया था और मैं स्वतंत्र था। मैंने उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। ऐसा लग रहा था कि वो कहीं 35 से 40 साल की थी। वो एक गहरे रंग की महिला थी, एक असली भारतीय, काफी मजबूत लेकिन मोटी नहीं। मैं उसके हाथों की चिकनी त्वचा, युवा और लोचदार मांसपेशियों को देख सकता था। वो लगभग 5 फीट 6 या 7 इंच लंबा था। उसने एक लंबी पोशाक और एक काली शॉल पहनी हुई थी। वो अपने घुटनों पर थी और मैं उसकी चिकनी एड़ी और उसके मजबूत बछड़ों का हिस्सा देख सकता था। उसकी कमर पतली थी, उसके बड़े स्तन थे जो वह नहीं कर सकती थी या शायद अपने शॉल के नीचे छिपाना नहीं चाहती थी। उसके चमकदार काले बाल लटके हुए थे। वो एक सौंदर्य नहीं थी, लेकिन वो एक बदमाश भी नहीं थी। उसकी विशेषताएं किसी भी तरह से बकाया नहीं थीं। मुझे लगा कि उसकी आंखों में कुछ भी ध्यान आकर्षित नहीं कर सकता है, सिवाय उसकी आंखों के, आमतौर पर नीची पलकों से ढकी हुई। उसकी आंखें सुंदर, स्पष्ट और शांत थीं। डॉन हुआन के अलावा मैंने कभी किसी को इतनी चमकदार और जीवंत आंखों से नहीं देखा। उसकी आंखों ने मुझे पूरी तरह से शांत महसूस कराया। ऐसी आंखें बुराई नहीं हो सकती। मैंने आत्मविश्वास और आशावाद की वृद्धि महसूस की और ऐसा महसूस किया कि मैं उसे जीवन भर जानता था। लेकिन मैं एक और बात से भी अच्छी तरह वाकिफ था, मेरी भावनात्मक अस्थिरता। इसने मुझे डॉन हुआन की दुनिया में हमेशा परेशान किया है, मुझे लगातार अधर में रहने के लिए मजबूर किया है। मेरे पास पूर्ण विश्वास के क्षण थे, सहज रूप से केवल तुच्छ संदेह और अविश्वास के साथ। ये स्थिति किसी भी अलग नहीं लग रही थी। मेरे संदिग्ध दिमाग में अचानक एक विचार आया, जिसने मुझे चेतावनी दी कि मैं महिला आकर्षण के प्रभाव में आ गया हूं। आपने हाल ही में स्पेनिश सीखना शुरू किया, है ना? मैंने अपने विचारों से छुटकारा पाने के लिए कहा, डर है कि वो उन्हें पढ़ेगी। कल ही वो पीछे हट गई और एक क्रिस्टल हंसी, छोटे अविश्वसनीय रूप से सफेद दांत दिखाते हुए जो मोती की तरह चमकते थे। लोगों ने मुड़कर हमारी तरफ देखा। मैंने अपना सिर नीचे कर लिया, मानो प्रार्थना में गहरा हो। महिला मेरे करीब चली गई। क्या यहाँ कोई जगह है जहाँ हम बात कर सकते हैं? मैंने पूछा। हम यहाँ बात कर रहे हैं, उसने जवाब दिया। यहाँ मैंने आपके वंश के सभी नागों से बात की है। अगर हम कानाफूसी में बोलते हैं, तो कोई भी हमारी बातचीत नहीं सुनेगा। मैं अधीरता से जल रहा था, उसकी उम्र के बारे में पूछना चाहता था, लेकिन मेरी यादों में से एक ने मुझे शांत कर दिया। मुझे मेरा एक दोस्त याद आया जो कई सालों से मुझे अपनी उम्र प्रकट करने के लिए मजबूर करने के लिए हर तरह के जाल लगा रहा था। मुझे उसकी इस क्षुद्र रुचि से नफरत थी, और अब मैं खुद भी उसी व्यवहार के कगार पर था। मैंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। मैं उसे इसके बारे में बताना चाहता था, बस बातचीत जारी रखने के लिए। ऐसा लग रहा था कि वह जानती थी कि मेरे दिमाग में क्या विचार आ रहे हैं। उसने मेरे हाथ को एक दोस्ताना तरीके से निचोड़ा, जैसे कि मुझे ये बताने के लिए कि हमारे विचार मेल खाते हैं। क्या आप मुझे उपहार के बजाय कुछ विदाई शब्द दे सकते हैं? मैंने उससे पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। नहीं, वो फुसफुसाए, हम पूरी तरह से अलग हैं। जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अलग। वो उठी और बेंच से फिसल गई, चतुराई से घुटने टेक दिए, मुख्य वेदी का सामना करते हुए खुद को पार किया और हमारे बाईं और बड़ी साइड वेदी तक उसका पीछा करने का संकेत दिया। हमने एक बड़े क्रूज के सामने घुटने टेक दिए। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता, उसने कहा, मैं बहुत लंबे समय से जी रही हूं। मेरे लंबे जीवन का कारण मेरे संयोजन बिंदु की पारियों और आंदोलनों को नियंत्रित करने की मेरी क्षमता है। मैं भी ज्यादा देर तक तेरे शहर में नहीं रहा। मुझे आपकी तरह के नागों से प्राप्त ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। क्या आप केवल इस जगह पर जंजीर हैं, इस दुनिया में हैं? नहीं, मैं जहां चाहता हूं वहां जाता हूं। क्या आप हमेशा एक महिला हैं? मैं एक पुरुष से अधिक समय तक एक महिला रही हूं। मुझे निश्चित रूप से यह बेहतर लगता है। मैं लगभग भूल गया कि एक आदमी कैसे बनना है। मैं पूरी तरह से एक महिला हूं।
उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे उसके क्रोच को छूने के लिए कहा। मेरा दिल मेरे गले में तेज हो रहा था। वो वास्तव में एक महिला थी। मैं सिर्फ आपकी ऊर्जा नहीं ले सकता, उसने कहा, विषय बदल रहा है। हमें एक अलग तरह का समझौता करना होगा। अनंत विवेक की एक और लहर मुझ पर लुढ़क गई। मैं उससे पूछना चाहता था कि जब वो इस दुनिया में थी तो वो कहाँ रहती थी। ये पता चला कि मुझे जवाब पाने के लिए अपना सवाल जोर से नहीं कहना पड़ा। आप मुझसे बहुत छोटे हैं, उसने कहा, लेकिन आपके लिए पहले से ही लोगों को बताना बहुत मुश्किल है कि आप कहाँ रहते हैं। और अगर आप उन्हें ऐसे घर में लाते हैं जिसके लिए आप भुगतान करते हैं और वह आपकी संपत्ति है, तो यह वो जगह नहीं है जहां आप रहते हैं। बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में केवल मूर्खतापूर्ण विचार आते हैं, मैंने कहा। आपको मुझसे कुछ पूछना नहीं है, उसने जारी रखा। आप पहले से ही सब कुछ जानते हैं जो मैं जानता हूं। आपको केवल अपने ज्ञान को बुलाने के लिए एक धक्का चाहिए। मैं आपको इतना बढ़ावा दूंगा। न केवल मूर्खतापूर्ण विचार मेरे दिमाग में आए, बल्कि मैं सुझाव देने की ऐसी स्थिति में था कि उसने ये कहते हुए समाप्त नहीं किया था कि मुझे पता था कि वह क्या जानती है, जितना मुझे लगा कि मैं वास्तव में सब कुछ जानता हूं और मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है अधिक प्रश्न। हंसते हुए मैंने उसे अपनी भोलापन के बारे में बताया। तुम अविश्वासी हो, उसने मुझे आधिकारिक रूप से आश्वासन दिया। आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि अब आप पूरी तरह से दूसरे ध्यान में हैं। अपने चारों ओर देखो। एक पल के लिए मैं अपनी दृष्टि पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सका। यह ऐसा था जैसे मेरी आंखों में पानी आ गया हो। जब मैंने करीब से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ भयावह हुआ था। चर्च अलग, गहरा, धमकी देने वाला, दमनकारी था। मैं उठा और गुफा के लिए कुछ कदम उठाए। बेंचों ने मेरी आंख पकड़ ली। वे तख्तों से नहीं बने थे, लेकिन इतने सारे मुड़ लॉक के थे। ये एक राजसी पत्थर की संरचना के अंदर स्थापित अस्थायी बेंच थे। चर्च में प्रकाश भी अलग हो गया है। ये पीला था और इसकी मंद चमक छाया के रूप में काले रंग के रूप में मैंने कभी अपने जीवन में देखा था। ये कई वेदियों पर जलने वाली मोमबत्तियों से आया था। मुझे लगा कि बड़े पैमाने पर पत्थर की दीवारों और औपनिवेशिक चर्च के चित्रों के साथ मोमबत्ती की लौ कितनी सामंजस्यपूर्ण है। महिला मुझे देख रही थी। उसकी आंखों की चमक बस अविश्वसनीय थी। मुझे पता था कि मैं एक सपना था और वो मेरे सपने का मार्गदर्शन कर रही थी। लेकिन मैं उससे नहीं डरता था, नहीं सपने से। मैं साइड वेदी से दूर चला गया और गैर चर्च को फिर से देखा। लोग वहां घुटने टेककर प्रार्थना कर रहे थे। उनमें से बहुत सारे थे, असामान्य रूप से छोटे, अंधेरे और मांसपेशियों। मैंने देखा कि उनके सिर मुख्य वेदी के सामने झुके हुए हैं। उनमें से एक, जो मेरे करीब खड़ा था, ने मुझे स्पष्ट अस्वीकृति के साथ देखा। मैंने लोगों और अपने आसपास की हर चीज को विस्मय से देखा। अजीब तरह से, मैंने कोई शोर नहीं सुना। लोग बेधड़क चले गए। मैं कुछ भी नहीं सुन सकता, मैंने महिला से कहा, और मेरी आवाज खोखली गूंजती है, जैसे कि चर्च एक खाली खोल हो। आसपास के लोगों ने मुड़कर मेरी तरफ देखा। महिला ने मुझे वापस साइड वेदी के अंधेरे में खींच लिया। अगर आप अपने कानों से सुनना बंद कर देंगे तो आप सुनेंगे, उसने कहा। अपने सपनों को अपने ध्यान से सुने। ये पता चला कि मुझे बस उसकी फुसफुसाहट की जरूरत थी। अचानक मैं भक्तों की भीड़ की आवाजों से अभिभूत हो गया। मुझे तुरंत इसके द्वारा जब्त कर लिया गया था। ये सबसे असाधारण ध्वनि थी जिसे मैंने कभी सुना है। हैरान, मैं महिला को इसके बारे में बताना चाहता था, लेकिन वो मेरे साथ नहीं थी। मैंने उसकी तलाश की। वो लगभग दरवाजे तक पहुंच गया था। वहां वो मुझे उसका पीछा करने के लिए संकेत देने के लिए घूमा। मैंने उसे गैलरी में फेंक दिया। सड़कों को अब जलाया नहीं गया था। एकमात्र रोशनी चांदनी थी। चर्च का मुखौटा भी अलग हो गया है। यह अधूरा था। चूना पत्थर के चौकोर ब्लॉक हर जगह पड़े हैं। चर्च के आसपास कोई अन्य इमारत नहीं थी। चांदनी में ये तस्वीर डरावनी लग रही थी।
हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने उससे पूछा। कहीं नहीं, उसने जवाब दिया। हम सिर्फ खुले में और लोगों के बिना बाहर गए। यहाँ हम बहुत बात कर सकते हैं। उसने मुझे चूना पत्थर के आधे अधूरे टुकड़े पर बैठाया। दूसरे ध्यान में अटूट खजाने हैं जिन्हें केवल प्रकट करने की आवश्यकता है, वो शुरू हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्लैरवॉयंट क्या प्रारंभिक स्थिति लेगा। ये प्राचीन जादूगरों का रहस्य है, जो मेरे समय में पहले से ही प्राचीन थे। इसके बारे में सोचो। वो मेरे इतने करीब बैठ गई कि मुझे उसके शरीर की गर्मी महसूस हो रही थी। उसने अपना हाथ मेरे कंधों पर रखा और मुझे अपनी छाती से दबाया। उसके शरीर से एक विशेष सुगंध आ रही थी। इसने मुझे लकड़ी और ऋषि की गंध की याद दिला दी। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसने परफ्यूम पहना था। ऐसा लगता था कि उसका पूरा अस्तित्व एक देवदार के जंगल की खुशबू का उत्सर्जन कर रहा था। और उसके शरीर की गर्मी भी मेरी या किसी को भी नहीं थी जिसे मैं जानता हूं। उसकी गर्मी मेंथॉल थी, शांत, संयमित। मेरे साथ ऐसा हुआ कि यह गर्मी कमजोर नहीं होती, लेकिन बढ़ती भी नहीं है। वो मेरे बाएं कान में फुसफुसाने लगी। उसने कहा कि मेरे वंश में नागुल द्वारा उसे दिए गए उपहार प्राचीन जादूगरों को दोहरे पदों पर बुलाने से संबंधित थे। ये बोलने के लिए प्रारंभिक स्थिति जिसमें स्लीपर अपने भौतिक शरीर को सपनों के लिए रखता है, उस स्थिति में परिलक्षित होता है जिसमें वह अपने ऊर्जा शरीर को सपने में रखता है ताकि उसके द्वारा चुने गए किसी भी स्थान पर अपने संयोजन बिंदु को ठीक किया जा सके। उसने कहा, दो पदों को एक संपूर्ण बनाते हैं, और पुरातनता के जादूगरों को किसी भी दो पदों के बीच संबंध बनाने का सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए हजारों साल बिताने पड़े। आधुनिक दृष्टा, वो मुस्कुराहट के साथ जारी रही, ये सब काम करने के लिए समय और शर्तें कभी नहीं होंगी। आपकी लाइन के पुरुष और महिलाएं दोनों वास्तव में भाग्यशाली हैं कि उनके पास मेरे पास है जिन्होंने उन्हें ऐसे उपहार दिए। उसकी हंसी विशेष रूप से क्रिस्टल लग रही थी। मैं दोहरे पदों के बारे में उसकी व्याख्या को काफी नहीं समझ पाया। मैंने उसे बिना समारोह के कहा कि मैं खुद ये सब अनुभव नहीं करना चाहता। मेरे लिए बौद्धिक संभावना जैसी चीजों के बारे में जानना पर्याप्त था। आप वास्तव में क्या जानना चाहते हैं? उसने धीरे से पूछा। मुझे समझाएं कि दोहरे पदों या प्रारंभिक स्थिति से आपका क्या मतलब है जो सपने देखने वाले को अपने सपने में लेना चाहिए। आप सपने देखने के लिए कैसे फिट होते हैं? उसने पूछा। विभिन्न तरीकों से। मेरे पास कोई विशिष्ट मुद्रा नहीं है। डॉन हुआन ने इसे कभी मेरे ध्यान में नहीं लाया। मैं ये करूंगा, उसने कहा और खड़ा हो गया। उसने अपनी स्थिति बदल दी। मेरे दाईं ओर बैठकर उसने मेरे दूसरे कान में फुसफुसाया कि वह जो जानती है, उसके अनुसार सपने की स्थिति सर्वोपरि है। उसने बहुत परिष्कृत सरल अभ्यासों पर इसका परीक्षण करने का सुझाव दिया। अपने घुटनों को थोड़ा मोड़कर अपनी दाहिनी ओर बैठकर सपने देखना शुरू करें, उसने कहा। नियम यह है कि इस स्थिति को बनाए रखें और इसमें सो जाएं। फिर सपने में व्यायाम ये सपना है कि आप इस स्थिति में लेट जाएं और फिर से सो जाएं। यह क्या देता है? मैंने पूछा। ये संयोजन बिंदु को स्थिर बनाता है। मेरा मतलब वास्तव में स्थिर है, जो भी स्थिति में वो दूसरे गिरने के समय सो रही थी। और इस अभ्यास का परिणाम क्या होगा? पूर्ण धारणा। मुझे यकीन है कि आपके शिक्षक आपको पहले ही बता चुके हैं कि मेरे उपहार पूर्ण धारणा के उपहार हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे लिए पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि पूर्ण धारणा का क्या मतलब है। मैंने झूठ बोला। उसने मेरे शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और मुझे व्यायाम के 4 प्रकारों के बारे में बताना जारी रखा, जब सोते हुए दाईं ओर, बाईं ओर, पीठ पर और पेट पर होता है। फिर इस तथ्य के बारे में कि एक सपने में व्यायाम एक दूसरे गिरने के सपने को उसी स्थिति में किया जाता है जिसमें सपना शुरू हुआ था। उसने मुझे असाधारण परिणाम देने का वादा किया, जो उसके अनुसार भविष्यवाणी करना असंभव है। उसने अचानक विषय बदल दिया और मुझसे पूछा, आप व्यक्तिगत रूप से अपने लिए क्या उपहार चाहते हैं?
मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं जोर देता हूँ। मुझे आपको एक उपहार देना है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। ये हमारा समझौता है। हमारा समझौता है कि हम आपको ऊर्जा देते हैं। तो इसे मुझसे ले लो, यह मेरा उपहार है। महिला दंग रह गई। मैंने जोर देकर कहा कि अगर वो मेरी ऊर्जा ले ले तो ये ठीक रहेगा। मैंने उसे ये भी बताया कि मैं उसे असाधारण रूप से पसंद करता हूँ। मैं झूठ नहीं बोल रहा था, कुछ बहुत दुखद था और साथ ही महिला के बारे में बहुत मार्मिक था। चलो चर्च वापस जाओ, उसने धीरे से कहा। यदि आप वास्तव में मुझे एक उपहार देना चाहते हैं, तो मैंने कहा, मुझे चांदनी से इस शहर में घूमने के लिए ले जाएं। उसने सहमति में सिर हिलाया। बशर्ते आप एक शब्द न कहें, उसने कहा। क्यों? मैंने पूछा, भले ही मुझे पहले से ही जवाब पता था। क्योंकि हम सपने देख रहे हैं, उसने कहा। मैं तुम्हें अपने सपने में गहराई तक ले जाऊंगा। उसने समझाया कि जब तक हम चर्च में रहते हैं, मेरे पास सोचने और बात करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन चर्च के बाहर स्थिति बिल्कुल अलग है। ऐसा क्यों है? मैंने साहसपूर्वक पूछा, सबसे गंभीर स्वर में, जिसने न केवल उसे उदास कर दिया, बल्कि मुझे भयभीत भी कर दिया। महिला ने कहा, क्योंकि उसके परे कुछ भी नहीं है। यह एक सपना है, आप एक सपने के चौथे द्वार पर हैं, मेरे सपने का सपना देख रहे हैं। उसने मुझे बताया कि उसकी कला उसके इरादे को निर्देशित करने की क्षमता में निहित है और जो कुछ भी मैं अपने आसपास देखता हूं वो उसकी इच्छा के अनुसार होता है। उसने कानाफूसी में कहा कि चर्च और शहर उसकी कल्पना का परिणाम थे। वे अस्तित्व के बिना अस्तित्व में थे। उसने कहा, मेरी आंखों में देखते हुए, कि ये दोहरे सपने की स्थिति के दूसरे ध्यान में इरादे के रहस्यों में से एक है। ये किया जा सकता है, लेकिन इसे समझाया और समझा नहीं जा सकता। उसने मुझे बताया कि वो जादूगरों की एक पंक्ति से आती है जो जानते थे कि दूसरे ध्यान में कैसे कार्य करना है, उनके इरादे को निर्देशित करना। उनकी कहानी ने बताया कि उनकी लाइन के जादूगरों के पास अपनी पसंद की स्थिति के किसी वस्तु, संरचना, बिंदु, टुकड़े की पूरी और सच्ची तस्वीर को पुनः पेश करने के लिए अपने विचारों को एक सपने में निर्देशित करने की कला थी। उसने कहा कि उसकी रेखा का जादू आमतौर पर एक साधारण वस्तु को करीब से देखने और उसके हर विवरण को याद करने के साथ शुरू होता है। तब वे अपनी आंखें बंद कर सकते थे और वस्तु की कल्पना कर सकते थे, इस दृश्य प्रतिनिधित्व को वस्तु के साथ तुलना करके सही कर सकते थे जब तक कि उन्होंने इसे पूरी तरह से अपनी आंखों के साथ पूरा नहीं किया। उनकी विकासशील योजना में अगला बिंदु अपनी स्वयं की अनुभूति के दृष्टिकोण से वस्तु के पूर्ण भौतिककरण के सपने में एक वस्तु और चेतना के साथ एक सपना था। इस अधिनियम, महिला ने कहा, पूर्ण धारणा के लिए पहला कदम कहा जाता है। साधारण वस्तुओं से ये जादूगर अधिक जटिल संरचनाओं में चले गए। उन सभी के लिए अंतिम लक्ष्य एक सपने में पूरी दुनिया का नेत्रहीन प्रतिनिधित्व करना था और इस तरह एक बिल्कुल संभावित वास्तविकता को फिर से बनाना था जिसमें वे मौजूद हो सकते थे। जब मेरी लाइन के किसी भी जादूगर ने ऐसा करने की क्षमता हासिल कर ली, तो महिला जारी रही। वो आसानी से किसी को अपने इरादे में, अपने सपने में ले जा सकता था। यह वही है जो मैंने अभी आपके साथ किया है, और मैंने आपके वंश के सभी नागों के साथ क्या किया है। महिला गिड़गिड़ाती रही। आप बेहतर मानते हैं, उसने कहा, जैसे कि मुझे विश्वास नहीं हुआ। ऐसे सपनों में पूरे देश गायब हो गए हैं। इसलिए मैंने आपको बताया है कि यह चर्च और यह शहर दूसरे ध्यान में केंद्रित इरादे के रहस्यों में से एक है। आपने कहा कि पूरे राष्ट्र इस तरह से गायब हो गए, ये कैसे संभव था? मैंने पूछा। उन्होंने एक दृश्य छवि बनाई और फिर एक सपने में ऐसी स्थिति को फिर से बनाया, उसने जवाब दिया। आपने कभी भी किसी भी चीज की ऐसी दृश्य छवियां नहीं बनाई है, इसलिए आपके लिए मेरे सपने में प्रवेश करना बहुत खतरनाक है। तब उसने मुझे चेतावनी दी कि चौथे द्वार से गुजरना और उन जगहों से गुजरना जो केवल किसी की कल्पना में मौजूद हैं, बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि इस तरह के सपने का हर पल बिल्कुल व्यक्तिगत क्षण होना चाहिए। क्या आप अभी भी जाना चाहते हैं?
उसने पूछा। मैंने कहा हाँ। फिर उसने मुझे दोहरे पदों के बारे में कुछ और बताया। उसके स्पष्टीकरण का सार ये था कि, उदाहरण के लिए, मैं अपने गृहनगर को देखता हूं और मेरा सपना तब शुरू हुआ जब मैं अपनी दाहिनी ओर लेटा था और एक सपना था कि मैं सो गया। दूसरा सपना जरूरी नहीं कि मेरे गृहनगर के बारे में एक सपना हो, लेकिन सबसे ठोस सपना कल्पना हो। उसे यकीन था कि मुझे अपने सपने के अभ्यास में अनगिनत ठोस विवरण मिले हैं, लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि उनमें से प्रत्येक सबसे अधिक दुर्घटना की संभावना थी। क्योंकि सपनों को पूरी तरह से नियंत्रित करने का एकमात्र तरीका दोहरी स्थितियों की तकनीक का उपयोग करना है। और मुझसे मत पूछो क्यों, उसने कहा। यह सब कुछ की तरह ही होता है। उसने मुझे खड़ा कर दिया और फिर से मुझे बात न करने और उसके पीछे न रहने की चेतावनी दी। उसने धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया, जैसे कि मैं एक बच्चा था, और मुझे घरों के एक समूह में ले गया जो अंधेरे सिलहुट की तरह लग रहा था। हम कोबलस्टोन फुटपाथ के साथ चले। बड़े पैमाने पर नदी के पत्थरों को उनके बिंदुओं के साथ जमीन में गाड़ दिया गया था। ऐसा लगता था कि श्रमिकों ने बाहरी रूप से सतह की सभी अनियमितताओं को छोड़ दिया और इसे समतल करने की कोशिश नहीं की। घरों में टाइलों की छतों वाली एक मंजिला गंदी इमारतें थीं। लोग अंदर ही अंदर भटक रहे थे। घरों के अंदर की परछाइयों ने मुझे यह आभास दिया कि जिज्ञासु लेकिन भयभीत पड़ोसी दरवाजों के पीछे फुसफुसा रहे थे। मैंने शहर के चारों ओर कम पहाड़ियों को भी देखा। मेरे सपनों में मेरे साथ जो हुआ, उसके विपरीत मेरी मानसिक प्रक्रियाएं स्पष्ट रहीं। मेरे विचार सपने में घटनाओं के पाठ्यक्रम से प्रभावित नहीं थे। मेरे दिमाग ने मुझे बताया कि मैं उस शहर के एक सपने के संस्करण में था जहां डॉन हुआन रहता था, लेकिन एक अलग समय पर। मेरी जिज्ञासा जगी थी। मैं एक साथ उसके सपने में मौत की चुनौती को छोड़ रहा था। लेकिन क्या यह एक सपना था? उसने खुद कहा कि यह एक सपना था। मैं सब कुछ देखना चाहता था, सुपर सतर्क रहना। मैं ऊर्जा को देखकर सब कुछ परखना चाहता था। मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन महिला ने मेरा हाथ और भी सख्त कर दिया, जैसे कि वह मुझे संकेत दे रही हो कि वह मुझसे सहमत है। मैं अभी भी बेतुका डरपोक महसूस करता हूं। मैंने यंत्रवत जोर से देखने के अपने इरादे की घोषणा की। अपने सपने के अभ्यास में, मैंने उस वाक्यांश का उपयोग किया जिसे मैं ऊर्जा देखना चाहता हूं। कभी कभी मुझे परिणाम मिलने तक इसे बार बार कहना पड़ता था। इस बार, जैसे ही मैंने, हमेशा की तरह, शहर में इस महिला के इस सपने को दोहराना शुरू किया, वह हंसने लगी। और उसकी हंसी डॉन हुआन की तरह थी, एक गहरी, आसान हंसी। क्या आप इतना खुश? मैंने पूछा, उसकी हंसी से कुछ हद तक निराश भी। हुआन माटोस सामान्य रूप से प्राचीन जादूगरों को पसंद नहीं करते हैं और विशेष रूप से मुझे, महिला ने हंसी के मुकाबलों के बीच कहा। हमें अपने सपनों में देखने के लिए बस इतना करना है कि हम जो देखना चाहते हैं उस पर अपनी छोटी उंगली को इंगित करें। मेरे सपने में तुम्हें चीखना, मुझे अपना संदेश भेजने का उसका तरीका है। आपको स्वीकार करना होगा कि वो वास्तव में स्मार्ट है। वो एक पल के लिए रुक गई, फिर रहस्योद्घाटन के स्पर्श के साथ जारी रही। आप संभोग के दौरान एक बुरे गधे की तरह चिल्ला रहे हैं। जादूगरों के हास्य की भावना ने मुझे अत्यधिक भ्रम में डाल दिया। वो इतनी जोर से हंस रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो अब चलना जारी नहीं रख पा रही है। मुझे मूर्ख की तरह लगा। जब वह शांत हो गई और अपनी रचना वापस पा ली, तो उसने विनम्रता से मुझसे कहा कि मैं उसके सपने में वो सब कुछ बता सकती हूं जो मैं खुद भी देखना चाहती थी। मैंने घर पर अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से इशारा किया। इस घर में कोई ऊर्जा नहीं थी। ये घर एक साधारण सपने में किसी अन्य टुकड़े की तरह था। मैंने अपने आसपास की हर चीज की ओर इशारा किया, और परिणाम वही था। मुझे इंगित करें, उसने सुझाव दिया। आपको पुष्टि मिलनी चाहिए कि यह इस विधि से है कि क्लैरवॉयंस दृष्टि प्राप्त करते हैं। और वो बिल्कुल सही थी। यह एक तरीका था। जिस क्षण मैंने उस पर अपनी उंगली उठाई, वो ऊर्जा का एक बंडल बन गई। मैं जोड़ सकता हूं एक बहुत ही अजीब थक्का।
उसका ऊर्जा रूप ठीक उसी तरह से मेल खाता है जो डॉन हुआन ने उसका वर्णन किया था। यह एक विशाल सीशेल की तरह लग रहा था, जो अपनी पूरी लंबाई के साथ चल रहे विभाजन के साथ अंदर की ओर मुड़ रहा था। इस सपने में ऊर्जा पैदा करने वाली मैं ही हूं। तो आपके लिए सही काम बस सब कुछ देखना है। उस समय पहली बार मैं डॉन हुआन के मजाक की गहराई से मारा गया था। वो मुझे अपने सपने में चीखना सीखने में कामयाब रहा, ताकि मैं एक धता बताती मौत से संबंधित सपने की कैद में चिल्ला सकूं। यह मुझे इतना मजेदार लग रहा था कि मैं सचमुच हंसी के एक फिट में घुट गया। चलो अपना चलना जारी रखें, महिला ने धीरे से कहा जब मैंने हंसना बंद कर दिया। केवल 2 सड़कें थीं जो प्रतिच्छेद करती थीं। प्रत्येक में घरों के 3 ब्लॉक हैं। हम दोनों सड़कों की पूरी लंबाई पर चले और एक बार नहीं, बल्कि 4 बार। मैंने सब कुछ देखा और अपने सपने की अफवाहों को हर शोर से सुना। थोड़ा शोर था, केवल कुत्ते कहीं दूर भौंक रहे थे या लोग फुसफुसाते हुए बात कर रहे थे जैसे हम पास से गुजरे थे। कुत्ते के भौंकने से मुझ में एक अपरिचित और मजबूत भावना पैदा हुई। मुझे रुकना पड़ा। मैंने दीवार के खिलाफ अपने कंधों को झुकाते हुए राहत की सांस ली। दीवार को छूना चौंकाने वाला था। इसलिए नहीं कि दीवार असामान्य थी, बल्कि इसलिए कि मैंने जो छुआ वो एक वास्तविक ठोस दीवार थी, किसी भी अन्य दीवार की तरह जिसे मैंने कभी छुआ है। मैंने इसे अपने मुक्त हाथ से महसूस किया। मैंने अपनी उंगलियों को इसकी खुरदरी सतह पर चलाया। ये वास्तव में एक दीवार थी। उसकी भारी वास्तविकता ने मुझे तुरंत इस असामान्य सनसनी के बारे में भुला दिया और निरंतर अवलोकन में मेरी रुचि वापस आ गई। विशेष रूप से मैं उन विशेषताओं की तलाश में था जो मेरे दिन के शहर से संबंधित होंगी। हालांकि मैंने कैसे भी कोशिश की, मैं अनुपालन में नहीं था। इस शहर में एक वर्ग भी था, लेकिन ये चर्च के सामने था। एक गैलरी ने वर्ग की अनदेखी की। चांदनी में शहर के चारों ओर की पहाड़ियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी और लगभग पहचानने योग्य थी। मैंने चंद्रमा और सितारों को देखकर खुद को उन्मुख करने की कोशिश की, जैसे कि मैं वास्तविक रोजमर्रा की जिंदगी में था। महीना घट रहा था, शायद पूर्णिमा के बाद पहला दिन। वो क्षितिज से ऊपर था। ये शाम 8 से 9 बजे के बीच रहा होगा। मैंने ओरियन को चंद्रमा के दाईं ओर देखा। 2 मुख्य सितारे बेटेल्गिस और रिगेल चंद्रमा के साथ समान स्तर पर थे। मैंने दिसंबर की शुरुआत की पहचान की है। मेरा समय मई था। मई में ओरियन दिन के इस समय कहीं भी दिखाई नहीं देता है। मैंने बहुत देर तक चांद को देखा। कुछ भी नहीं बदला है। ये चांद था, जहां तक मैं बता सकता था। समय की विसंगति ने मुझे वास्तव में चिंतित कर दिया। दक्षिण में क्षितिज का सर्वेक्षण करने के बाद मैंने सोचा कि मैं डॉन हुआन के आंगन से दिखाई देने वाली घंटी के आकार की चोटी बना सकता हूं। फिर मैंने ये तय करने की कोशिश की कि उसका घर कहां हो सकता है। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने इसे पा लिया है। मैं इतना दूर चला गया कि मैंने महिला का हाथ छोड़ दिया। तुरंत एक अविश्वसनीय उत्साह ने मुझे जब्त कर लिया। मुझे पता था कि मुझे चर्च वापस जाना होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं करता तो मुझे मौत का खतरा था। मैं मुड़ा और चर्च की ओर दौड़ा। महिला ने जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरा पीछा किया। जब हम तेज गति से चर्च के पास आ रहे थे, तो मुझे एहसास हुआ कि इस सपने में हम शहर के उस हिस्से में थे जो चर्च के पीछे था। अगर मैंने ये ध्यान रखा होता, तो शायद मैं खुद को उन्मुख कर पाता। लेकिन मेरे पास अब सपने का पर्याप्त ध्यान नहीं था। मैंने इसके बाकी हिस्सों को पूरी तरह से चर्च के पीछे की वास्तुकला और आभूषण के विवरण पर केंद्रित किया। मैंने रोजमर्रा की जिंदगी की दुनिया में संरचना के इस हिस्से को कभी नहीं देखा था और सोचा था कि अगर मैंने अपनी स्मृति में इसका विवरण तय किया, तो मैं उनकी तुलना एक वास्तविक चर्च के विवरण से कर सकता हूं। ये योजना मेरे सिर में अचानक दिखाई दी, लेकिन मेरे अंदर कुछ ने सब कुछ सही ठहराने के लिए मेरे इन प्रयासों को तुच्छ जाना। अपनी शिक्षुता के दौरान मैं निष्पक्षता की आवश्यकता से लगातार परेशान था, जिसने मुझे डॉन हुआन की दुनिया से संबंधित हर चीज की जांच और पुनः जांच करने के लिए मजबूर किया।
ये कानून के पद के लिए उठाई गई आवश्यकता नहीं थी, बल्कि ज्ञान में सबसे तीव्र विरोधाभासों के क्षणों में निष्पक्षता की इच्छा को समर्थन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता थी। जब मैंने जो योजना बनाई थी, उसकी जांच करने का समय था। मैं इसे कभी अंत तक नहीं लाया। चर्च में महिला और मैं बाईं ओर छोटी वेदी के सामने घुटने टेक गए, जहां हम पहले थे, और अगले ही पल मैं अपने दिन के अच्छी तरह से जलाए गए चर्च में खड़ा हो गया। महिला ने खुद को पार किया और खड़ी हो गई। मैंने स्वचालित रूप से वही किया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और दरवाजे पर चली गई। रुको, रुको, मैंने कहा। आश्चर्य है कि मैं बोल सकता था। मैं अपने विचारों को स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं कर सका, लेकिन मैं उससे एक कठिन सवाल पूछना चाहता था। मैं पूछना चाहता था कि किसी के पास इस हद तक ऊर्जा कैसे हो सकती है कि वो पूरे शहर के हर विवरण की दृश्य छवि बना सके। मुस्कुराते हुए महिला ने मेरे अनकहे सवाल का जवाब दिया। उसने कहा कि वह एक दृश्य छवि को पुनः प्रस्तुत करने में बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने सामान्य जीवन में ऐसा करने के बाद उसके पास सुधार करने के लिए कई कई और जीवन थे। उन्होंने कहा कि मैंने जिस शहर का दौरा किया और जिस चर्च के बारे में हम बात कर रहे थे, वो दृश्य चित्र बनाने में उनके हालिया अनुभवों के उदाहरण थे। चर्च वही चर्च था जहां सेबस्टियन एक सेक्सटन था। उसने खुद को इस चर्च और इस शहर के हर कोने के सबसे छोटे विवरणों को याद करने का काम सिर्फ प्रशिक्षण के लिए निर्धारित किया, बिना किसी महत्वपूर्ण आवश्यकता के। उसने अपने भाषण को अंतिम सबसे परेशान करने वाले विचार के साथ समाप्त किया। क्योंकि आप इस शहर के बारे में कुछ जानते हैं, हालांकि आपने कभी इसकी मानसिक छवि बनाने की कोशिश नहीं की है, उसने कहा। अब आप इसे बनाने में मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे अगर मैं आपको बताता हूं कि यह शहर जिसे आप अभी देख रहे हैं, वास्तव में मेरी कल्पना और आपकी कल्पना के बाहर मौजूद नहीं है। उसने मुझे गौर से देखा और उस घबराहट पर हंसा जिसने मुझे जकड़ लिया, इतना मजबूत कि मुझे मुश्किल से एहसास हो सका कि वो किस बारे में बात कर रही थी। क्या हम अभी भी सपने में हैं? मैंने विस्मय में पूछा। हाँ, उसने जवाब दिया। लेकिन ये सपना दूसरों की तुलना में अधिक वास्तविक है, क्योंकि आप मेरी मदद करते हैं। इसे समझाना असंभव है, हम केवल ये बता सकते हैं कि यह हो रहा है। बस सब कुछ की तरह। उसने हमारे चारों ओर शहर के चारों ओर एक व्यापक इशारा किया। ये कैसे होता है, ये समझाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। हमेशा याद रखें कि मैंने आपको क्या बताया था। ये दूसरे ध्यान में निर्देशित इरादे का रहस्य है। उसने धीरे से मुझे अपने पास खींच लिया। चलो इस सपने के वर्ग में चलते हैं, उसने कहा। लेकिन मुझे शायद थोड़ा बदलना चाहिए और आप स्वतंत्र महसूस करेंगे। मैंने अनजाने में देखा, उसे कुशलता से अपना रूप बदलते हुए देखा। उसने सरल सांसारिक क्रियाएं की। उसने एक लंबी स्कर्ट उतार दी और उसके नीचे एक और था, एक आधुनिक कट का। फिर उसने अपनी चोटी को एक गांठ में घुमाया और अपने जूते बदल दिए, ऊंची एड़ी के जूते पहने जो उसने अपने साथ एक छोटे बंडल में रखे थे। उसने दो तरफा शॉल को काले से बेज रंग की तरफ मोड़ दिया। अब वो एक ठेठ मध्यम वर्ग की मैक्सिकन महिला की तरह लग रही थी जो इस शहर में आई थी। उसने स्त्री आत्मविश्वास के साथ मेरा हाथ लिया और चौक की ओर बढ़ गई। आपकी जीभ का क्या हुआ? उसने इसे अंग्रेजी में कहा। क्या वो एक बिल्ली द्वारा खाया गया था? मैं पूरी तरह से अकल्पनीय संभावना से भस्म हो गया था कि मैं अभी भी एक सपने में था। इसके अलावा, मुझे एहसास होने लगा था कि अगर यह सच था, तो मैंने कभी जागने का जोखिम नहीं उठाया। एक विवादास्पद स्वर में, जिस पर मुझे खुद पर संदेह भी नहीं था, मैंने कहा। उस क्षण तक, मैंने ध्यान नहीं दिया कि आप मुझसे पहले ही अंग्रेजी में बात कर चुके हैं। आपने इसे कहाँ सीखा? उस दुनिया में। मैं कई भाषाएं बोलता हूँ। वह रुक गई और मुझे ध्यान से देखा। मेरे पास उन्हें सीखने के लिए बहुत समय था। चूंकि हम एक साथ बहुत समय बिताने जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको कभी कभी अपनी भाषा सिखाऊंगा। वो मुस्कुराई, मेरी परेशान नजर को अनदेखा कर दिया। मैं जगह जगह जम गया। क्या हम एक साथ बहुत समय बिताएंगे?
मैंने अपनी भावनाओं को धोखा देते हुए पूछा। बेशक, उसने हंसमुख लहजे में जवाब दिया। आप इतनी उदारता से मुझे अपनी ऊर्जा मुफ्त में देने जा रहे थे, आपने खुद कहा, है ना? मुझे पीटा गया था। क्या बात है? महिला ने पूछा, स्पेनिश में वापस स्विच करना। मुझे मत बताओ कि तुम्हें अपने वादे पर पछतावा है। हम जादूगर हैं, हमारे दिमाग को बदलने में बहुत देर हो चुकी है। तुम डरते नहीं हो, है ना? मैं डरने से ज्यादा था, लेकिन अगर मैंने खुद से पूछा कि वास्तव में मुझे क्या डर है, तो मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के आसपास होने से डरता नहीं था जिसने किसी अन्य सपने में मौत की चुनौती को छोड़ दिया था। मेरी जागरूकता या यहाँ तक कि मेरे जीवन को खोने के लिए। क्या मैं शैतान से डरता था? मैंने खुद से पूछा, लेकिन यह विचार आलोचना के लिए खड़ा नहीं हुआ। जादूगर के जीवन के इन सभी वर्षों के परिणामस्वरूप मुझे संदेह की छाया के बिना यकीन था कि ब्रह्मांड में केवल ऊर्जा मौजूद है। शैतान, ये केवल मानव कल्पना का परिणाम है जो अपनी सामान्य स्थिति में संयोजन बिंदु की दया पर है। तार्किक रूप से मुझे डरने की कोई बात नहीं थी। मुझे ये पता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि मेरी असली कमजोरी किसी भी नई स्थिति में संयोजन बिंदु को ठीक करने में लचीलेपन की कमी थी। डेथ चैलेंज को छोड़ने वाले संपर्क ने मेरे संयोजन बिंदु को एक अविश्वसनीय सीमा तक स्थानांतरित कर दिया और मेरे पास इसकी स्थिति बनाए रखने की हिम्मत नहीं थी। इसका परिणाम एक अनिश्चित लेकिन चौंकाने वाला डर था कि मैं जाग नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, मैंने कहा। चलो अपना सपना चलना जारी रखें। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और हम चुपचाप पार्क में चले गए। ये चुप्पी मजबूर नहीं थी, लेकिन मेरे विचार हलकों में घूम रहे थे। कितना अजीब है, मैंने सोचा। बस एक पल पहले मैं डॉन हुआन के साथ पार्क से चर्च तक सबसे भयानक प्राकृतिक भय की स्थिति में चल रहा था। अब मैं अपने डर की वस्तु के साथ चर्च से पार्क तक वापस चल रहा हूं और मैं पहले से कहीं ज्यादा डरा हुआ हूं और यह डर और भी मजबूत और निर्दयी है। अपनी चिंता को दूर करने के लिए मैं चारों ओर देखने लगा। यदि यह एक सपना था जिसे मैं इतना विश्वास करना चाहता था, तो इसे साबित करने या अस्वीकार करने का अवसर होगा। मैंने हर चीज पर अपनी उंगली उठाई, व्यर्थ में। मैंने कुछ लोगों को भी लिया। जैसा कि यह निकला, मैंने बहुत दर्द दिया। मैंने उन्हें पूरी तरह से महसूस किया। वे उतने ही वास्तविक थे जितने कि मैं वास्तविक मानता हूं, केवल उन्होंने ऊर्जा को विकीर्ण नहीं किया। इस शहर में कुछ भी ऊर्जा विकीर्ण नहीं हुई। सब कुछ वास्तविक और सामान्य लग रहा था, भले ही यह एक सपना था। मैं अपनी बांह से चिपकी महिला की ओर मुड़ा और उससे इसके बारे में पूछा। हम सो रहे हैं, उसने अपनी कठोर आवाज में कहा और हंस पड़ी। लेकिन हमारे आसपास के लोग और चीजें इतनी वास्तविक, त्रि-आयामी कैसे हो सकती हैं? निर्देशित इरादे का रहस्य दूसरे ध्यान में है, उसने विस्मय के साथ कहा। ये लोग इतने वास्तविक हैं कि उनके पास विचार भी हैं। वो आखिरी झटका था। मैं कोई और सवाल नहीं पूछना चाहता था, मैं इस सपने में शामिल होना चाहता था। मेरी बांह पर एक जोरदार प्रहार ने मुझे एक पल के लिए जगा दिया। हम चौक पहुंचे। महिला ने रोका और मुझे एक बेंच पर बैठने के लिए मजबूर किया। जब मैं बैठ गया, तो मुझे अपने नीचे बेंच महसूस नहीं हुई। मुझे चक्कर आ गया। मैंने खुद को ऊपर उठते हुए महसूस किया। पार्क चमक गया, जैसे कि मैंने ऊपर से उस पर एक नजर डाली हो। यहाँ ये है, मैं चिल्लाया। मुझे लगा जैसे मैं मर रहा हूँ। चढ़ाई का रोटेशन अंधेरे में गिरावट के रोटेशन में बदल गया।